एपिसोड 4 में हम फाइनली सारी कहानी को स्वॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बेसिकली ये लोग भी हम फैंस की तरह ही स्क्रीनशॉट्स ले लेकर अपने फैन थ्योरीज बना रहे थे। एपिसोड 4 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई, द ब्लिप और प्रोफेसर हल्क की रिवर्स स्नैप करने के बाद वाली दुनिया। मतलब इस फ्लो में इधर जेरेल्डीन की भी रियल आइडेंटिटी कंफर्म हो गई, मोनिका रैम्बो, मतलब कैप्टन मार्वल वाली मारिया रैम्बो की बेटी। द ब्लिप के वक्त गायब होने से पहले मोनिका हॉस्पिटल में अपनी मम्मी के साथ बैठी थी। 5 साल बाद वापस आने पर मोनिका को जबरदस्त धक्का लगता है, ये सुनकर कि 3 साल पहले कैंसर ने उसकी मां की जान ले ली। 3 हफ्ते बाद कैप्टन मोनिका रैम्बो अपनी ड्यूटी पूरी करने स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत मारिया ने ही की थी। यहाँ पर मारिया के नाम के आगे फोटोन लिखा है। कॉमिक्स में फोटोन मोनिका रैम्बो का सुपर हीरो नाम था। मारिया के गुजरने के बाद और द ब्लिप वाले हादसे के बाद स्वॉर्ड में जबरदस्त चेंजेस आ गए हैं। फिलहाल इस ऑर्गेनाइजेशन को नए एक्टिंग डायरेक्टर टाइलर हेवार्ड संभाल रहे हैं। वाकई में टाइलर और मोनिका के बीच का ये कन्वर्सेशन काफी ऑकवर्ड था। इस सीन में मोनिका कैप्टन मार्वल का रेफरेंस भी देती है, एलाइज इन स्पेस। मारिया ने मरने से पहले मोनिका के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स बनाए थे, जस्ट इन केस अगर उसकी बेटी किसी तरह वापस आ गई तो वो थोड़े दिन बस अर्थ से रिलेटेड मिशन पर ही ध्यान देगी, टेरेस्टेरियल मिशंस ओनली, मतलब नो स्पेस वाले एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल मिशन। तो ऐसे ये लोग स्वॉर्ड को वांडा विजन से कनेक्ट करने वाले हैं क्या? मैं पहले से सोच रहा था कि स्वॉर्ड अर्थ पर चले प्रॉब्लम्स पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। माना कि थैनोस के स्नैप के बाद इनके नाम के साथ साथ काफी चीजें चेंज हो गई, बट फिर भी थोड़ा ऑड था। एनीवेज, टाइलर मोनिका को न्यू जर्सी के वेस्ट व्यू टाउन में मिसिंग पर्सन को ढूंढने के मिशन पर भेजता है। पहले तो मोनिका को यह सब सुनकर काफी हैरानी हुई कि स्वॉर्ड मिसिंग पर्सन को क्यों ढूंढ रहा है, FBI इतना काम भी नहीं कर सकती क्या? बट लोकेशन पर पहुंचते ही इसके समझ में आ गया कि मामला बहुत गड़बड़ है। वेस्ट व्यू के बाहर मैजिशियन कम कॉमेडियन कम सॉफ्टबॉल एथलीट FBI एजेंट जिमी वू मोनिका का स्वागत करते हैं। वेस्ट व्यू के आसपास रहने वाले सारे लोग किसी तरह के सिलेक्टिव अमनीशिया का शिकार हैं, इंक्लूडिंग यहाँ के पुलिस। टाउन के बोर्ड के नीचे खड़े रहकर भी इनको ऐसा लगता है कि वेस्ट व्यू जैसी तो कोई जगह ही नहीं, और ये लोग ईस्ट व्यू से हैं। मोनिका और जिमी ये सोचकर हैरान है कि वो एमनीशिया का असर इन पर क्यों नहीं हुआ। इनकी मेमोरीज कैसे सही से काम कर रहे हैं। मामले की और छानबीन करने मोनिका टाउन के अंदर स्वॉर्ड का ड्रोन भेजती है। ड्रोन टाउन के बाहर लगे एनर्जी शील्ड से टकराकर गायब हो गया। तो भाई वो हेलीकॉप्टर रियल हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि ड्रोन था। जिमी के मना करने के बावजूद भी मोनिका उस एनर्जी शील्ड को छूकर उसके अंदर चली गई, मानो उस टाउन ने मोनिका को अपने अंदर खींच लिया। 24 घंटे बाद स्वॉर्ड अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को लेकर वेस्ट व्यू के बाहर अपना कैंप लगा देते हैं, जिनमें शामिल है एस्ट्रोफिजिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर डार्सी लुइस। इतने सारे एक्सपर्ट्स और स्पेशल फोर्सेस को देखकर ये फौरन समझ गई कि स्वॉर्ड को इनके मिशन के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, इसलिए ये लोग यहाँ पर हर टाइप के एक्सपर्ट्स को लेकर आ गए। अंदर जाकर अपना सेटअप लगाने पर डॉक्टर लिविस को पता चला कि टाउन के अंदर से जबरदस्त CMBR के रीडिंग्स मिल रहे हैं। Cosmic microwave background radiation. जनरली इस टाइप का रेडिएशन बिग बैंग के बाद या फिर नई यूनिवर्स के क्रिएट होने के बाद रिलीज होता है। तो शायद ये प्रूव हो गया कि वांडा वाकई में पॉकेट यूनिवर्स में रह रही है। बट इतना ही नहीं, डॉक्टर लुइस इस रेडिएशन के साथ साथ एक और फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करती है, वांडा विजन सिटकम यूनिवर्स का लाइव टेलीकास्ट। सब लोग तो ये देखकर परेशान हैं कि वेस्ट व्यू के अंदर वांडा क्या कर रही है, और सबसे बड़ा सवाल, विजन कैसे क्या जिंदा बच गया। बेसिकली इन सबको भी वही सवाल आते हैं जो हम ऑडियंस को आ रहे थे। क्या वांडा अल्टरनेट रियलिटी में रह रही है? विजन कैसे जिंदा बच गया? क्या वेस्ट व्यू और बाहर की दुनिया में कोई टाइम डिफरेंस है? इन हेक्सागोनल शेप्स का क्या मतलब? I don't know, and I don't know. जल्द ही ये सारे सिटकम में दिखाए कैरेक्टर्स को रियल वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब वांडा की रियलिटी में मौजूद सारे ह्यूमंस रियल हैं, सोल्स या डीमंस नहीं। एग्नेस के बारे में अब तक कुछ बता नहीं सकते, और हमें फाइनली उस बीकीपर की आइडेंटिटी भी पता चल गई, एजेंट फ्रैंकलिन। ये टाइलर के कहने पर रेडिएशन प्रूफ सूट पहनकर अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू टाउन में घुसा था। एनर्जी शील्ड को क्रॉस करते ही इसका रेडिएशन सूट चेंज होकर बीकीपर के कॉस्ट्यूम में बदल गया। बेचारे एजेंट फ्रैंकलिन के साथ आगे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। जल्द ही ये लोग सिटकम एपिसोड्स में मोनिका रैम्बो को भी ढूंढ लेते हैं, जो वांडावर्स में जेरेल्डीन का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। फिर डॉक्टर लुइस और जिमी रेडियो सिग्नल्स की मदद से वांडा को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये वाला सीन। बट तभी सिग्नल में ग्लिच आ गया और रियलिटी रीसेट हो गई। इन्हें लगता है कि शायद इनका मिशन फेल हो गया, बट एक्चुअल में जिमी का मैसेज वांडा ने सुन लिया था। इसी दौरान इन्हें यह भी पता चल गया कि इनका भेजा ड्रोन वांडावर्स में जाकर खिलौने में बदल गया, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के अंदर एक रंगीन खिलौने में। जब जिमी और डॉक्टर लुइस चिप्स खाते हुए एपिसोड 3 को देख रहे थे, तब अचानक जेरेल्डीन के अल्ट्रॉन का नाम लेते ही सिग्नल में सबसे बड़ा ग्लिच आता है। सब सीन्स कट होकर सीधा क्रेडिट्स रोल। ये देखकर डॉक्टर लुइस समझ गई कि कोई तो है जो इस ब्रॉडकास्ट सिग्नल को सेंसर कर रहा है, शायद MCBC, मेफिस्टो सेंसर बोर्ड सेंटर। भाई प्लीज, अगर मेफिस्टो को एंड तक नहीं दिखाया तो हमारा बहुत बड़ा कटने वाला है। इस एपिसोड को देखकर ऑलरेडी ऐसे फीलिंग्स आ रहे थे कि इसके क्रिएटर्स जानबूझकर फैंस के दिमाग के साथ खेल रहे हैं।
वो लोग अच्छे से जानते हैं, जरा भी हिंट दे दिया तो कुछ लोग उसी बात को खींचकर 12 मिनट लंबा यूट्यूब वीडियो बना देंगे। फाइनली हमें पता चल गया कि लास्ट एपिसोड में वांडा और जेरेल्डीन के बीच क्या गपशप हुई थी। अल्ट्रॉन का नाम सुनते ही वांडा समझ गई कि जेरेल्डीन इसकी दुनिया में घुसपैठिया बनकर आई थी। फिर वांडा जेरेल्डीन को अपनी रियलिटी से बाहर फेंक कर विजन के आने से पहले दीवारों की मरम्मत करती है। जेरेल्डीन को बाहर फेंकने के बाद वांडा फिर से अपने नॉर्मल अवतार में आकर बच्चों से खेलने लग गई। तभी विजन आकर उसे जेरेल्डीन के बारे में पूछता है। बट वेट, जब वांडा विजन से बात करने पीछे घूमती है तब उसे विजन का ये माइंड ब्लोइंग रूप दिखता है, इंडिकेटिंग कि विजन शायद वाकई में मर चुका है और ये बस उसका प्रोजेक्शन है। पता नहीं ये क्या बना दिया है वांडा ने, बट जो भी है वांडा कॉन्शियसली जानती है कि असली विजन मर चुका है। तभी ये सिटकम वाला विजन वांडा को टाउन छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने की एडवाइस देता है, बट वांडा से दिलासा देती है कि वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। डोंट वरी, यहाँ अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ऑब्वियसली इधर ये साबित हो गया कि वांडा ने ये सारी रियलिटी विजन को जिंदा करने के लिए बनाई है। शायद इसी टाउन में रहना वांडा के किसी स्पेशल एग्रीमेंट का हिस्सा हो। यप, आखिरी दम तक हम मेफिस्टो की थ्योरी को नहीं छोड़ने वाले। बाहर रियल वर्ल्ड में मोनिका सबको बताती है कि वेस्टव्यू के अंदर जो कुछ भी चला है उस सब के पीछे वांडा का हाथ है। ओह बाय द वे, रियल वर्ल्ड में रात का टाइम है जबकि वांडा वर्स में दिन चला था। उधर सिटकम वर्ल्ड में एस्पेक्ट रेशो चेंज होकर फिर से ओल्ड स्कूल बॉक्स शेप का हो गया और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। Maybe I could get that coffee now? Or not? That's cool. पता नहीं इस वाले एपिसोड का अलग से फैन थ्री वीडियो आएगा कि नहीं। सब कुछ तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा मुझे। जो भी है, आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।